Bismillahirrahmanirrahim. Friends, today we will discuss about negotiation and collaboration skills. So, negotiation and collaboration are basically skills through which we resolve a conflict. अब conflict क्या होता है? Conflict is basically a disagreement between two individuals, groups or parties. सही है? दो ग्रुप्स में या दो इंडिविजुअल्स में या दो पार्टीज़ में कोई डिसएग्रीमेंट को हम कन्फ्लिक्ट कहते हैं। सही है? सो इस कन्फ्लिक्ट को हम रिज़ॉल्व किस तरह करते हैं, इसके लिए हमारे पास ये स्किल्स है, निगोशिएशन एंड कोलाबोरेशन। सो इस यूनिट में हम डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि निगोशिएशन क्या होता है और निगोशिएशन स्किल्स जो है ये हम डिस्कस करेंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे अप्लाई निगोशिएशन एंड कोलाबोरेशन स्किल्स वाइल डीलिंग विद डिफरेंट पॉपुलेशन। सही है? जब किसी पॉपुलेशन के साथ मुख्तलिफ लोगों के साथ जब हम डील करते हैं तो कोलाबोरेशन एंड निगोशिएशन स्किल्स जो है ये हम किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कोलेक्टिव बार्गेनिंग। सही है कि कोलेक्टिव बार्गेनिंग क्या होता है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं निगोशिएशन क्या होता है। निगोशिएशन इज़ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग जॉइंट डिसीजन व्हेन द पार्टीज इन्वॉल्व हैव डिफरेंट प्रेफरेंसेस। सही है? जब हमारे पास दो पार्टीज़ हो या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, सही है, इनमें कोई डिफरेंट प्रेफरेंसेस है, कोई डिसएग्रीमेंट है, कोई कन्फ्लिक्ट जो है वो मौजूद है और हम ऐसा जॉइंट डिसीजन जो है वो बनाए। जॉइंट डिसीजन से क्या मुराद है? जॉइंट डिसीजन मीन ऐसा डिसीजन जो दोनों को एक्सेप्टेबल हो। सही है? तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? निगोशिएशन। दूसरा डिफिनीशन है इसका, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एन एग्रीमेंट दैट इज सेटिस्फैक्ट्री टू ऑल ऑफ द ग्रुप्स इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व। सही है? दोनों डिफिनीशन का एक ही मकसद है। ये दूसरा डिफिनीशन जो है इसका मकसद ये है कि हम एक ऐसा एग्रीमेंट जो है वो फाइंड करें, वो बनाएं। सही है? जिससे हम कन्फ्लिक्ट को दो ग्रुप्स के बीच में या दो इंडिविजुअल्स के बीच में ऐसे रिजॉल्व करें, ऐसा एग्रीमेंट जो है वो बनाएं जो दोनों दोनों जो है उससे सेटिस्फैक्ट्री हो। सही है? वो दोनों को एक्सेप्टेबल हो। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? निगोशिएशन। वर्क प्लेस डिसएग्रीमेंट्स अराइज ओवर अ वैरायटी ऑफ मैटर्स। देखिए, वर्क प्लेस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी मैनेजमेंट में या किसी कंपनी में, वर्क प्लेस में डिसएग्रीमेंट जो है वो ज़रूर होता है। सही है? अब अगर ये डिसएग्रीमेंट जो है ये प्रोलॉन्ग टाइम तक जो है ये कंटिन्यू रहे तो ये आगे जाके शिद्दत इख्तियार कर लेता है। सो दैट्स वाई वी हैव टू रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट डिसएग्रीमेंट इन टाइम। फिर आ जाता है हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सक्सेसफुल निगोशिएशन। निगोशिएशन बेसिकली इसको हम उर्दू ज़बान में मुज़ाकरात कहते हैं। सही है? एक कामयाब मुज़ाकरात के खुसूसियात क्या होंगे? इट शुड बी टाइमली एंड इफ़ेक्टिव विद द पार्टीज़। टाइमली यही मतलब है कि अगर कन्फ्लिक्ट जो है वो शुरू होते ही हम उसको रिज़ॉल्व करें, आगे जाके ये मतलब शिद्दत इख्तियार करेगा, मुख्तलिफ़ प्रॉब्लम्स जो है इसमें अराइज़ होंगे। तो उससे पहले पहले हमने क्या करना है? थ्रू निगोशिएशन ये कन्फ्लिक्ट जो है ये हमें रिज़ॉल्व करना है। एंड इफ़ेक्टिव विद द पार्टीज़, दोनों पार्टीज़ के लिए या दोनों ग्रुप्स या दोनों इंडिविजुअल जिसके बीच में कन्फ्लिक्ट है उन दोनों के लिए ये क्या होता है? इफ़ेक्टिव होता है, एक्सेप्टेबल होता है, सेटिस्फैक्ट्री होते हैं वो उस एग्रीमेंट या उस डिसीजन से। Produce an agreement that results in a resolution of the conflict and a revitalized team process। सही है? ये टीम प्रोसेस, देखिए यहाँ पर टीम प्रोसेस से मुराद है नेगोशिएटर्स। ये एक थर्ड पार्टी है। सही है? जो कन्फ्लिक्ट को रिज़ॉल्व कर रहे हैं, जो दो ग्रुप्स के बीच में जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है वो जो रिज़ॉल्व कर रहा है, वो जो सॉल्व करने की कोशिश करता है जो पार्टी, वो थर्ड पार्टी कहलाती है, नेगोशिएटर्स कहलाते हैं। सही है? एक तो इसका करेक्टरिस्टिक ये है कि इस टीम प्रोसेस या इस टीम ये टीम जो है ये मोटिवेट होता है। सही है?
उनको मोटिवेशन मिलता है। दूसरा इसका करेक्टरिस्टिक्स क्या है कि प्रोड्यूस एन एग्रीमेंट दैट रिजल्ट्स इन अ रिजोल्यूशन ऑफ द कन्फ्लिक्ट, और दूसरा यही कि एक एग्रीमेंट जो है वो हमारे सामने आ जाता है और उसके थ्रू जो है हम कन्फ्लिक्ट जो है वो रिजॉल्व करते हैं। इम्प्रूव द रिलेशनशिप्स बिटवीन द इंडिविजुअल्स, स्ट्रेंथनिंग द टीम, निगोशिएटर्स टीम जो है उनको स्ट्रेंथ मिलता है, और जिनके बीच या जिन इंडिविजुअल के बीच में जो कन्फ्लिक्ट चल रहा था उनका जो रिलेशनशिप है वो इम्प्रूव हो जाता है। फिर है हमारे पास निगोशिएशन स्किल्स। निगोशिएशन स्किल्स जो है इसके लिए हम एक निगोशिएटर टीम जो है ये बना देते हैं, सही है। फिर इस टीम में मुख्तलिफ़ किस्म के स्किल्स के लोग होते हैं। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास टेक्निकल नॉलेज। इस टीम में निगोशिएटर्स की टीम में या थर्ड पार्टी जो कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने की कोशिश कर रही है, इस टीम में हमारे पास ऐसे लोग होते हैं, ऐसे मेंबर्स होते हैं जिनके पास टेक्निकल नॉलेज होता है, जो ये जानते हैं कि हम एक कन्फ्लिक्ट जो है वो टेक्निकली हम किस तरह रिजॉल्व करेंगे। दूसरे होते हैं रिलेशनशिप स्किल्स। देखिए रिलेशनशिप स्किल्स में हमारे पास दो चीज़ें जो है वो मेन किरदार अदा करते हैं, सही है। इसमें एक आ जाता है लिसनिंग स्किल्स, लिसनिंग पावर, और दूसरा आ जाता है हमारे पास कम्युनिकेशन स्किल्स। किसी का लिसनिंग पावर जो है वो ज़्यादा हो, सही है, वो दूसरों को भी सुने और फिर इफ़ेक्टिवली उसके साथ कम्युनिकेट करे, इफ़ेक्टिवली उसको जो है अपने कम्युनिकेशन स्किल्स के थ्रू जो है उसको कन्विंस करे। तो इस टीम में रिलेशनशिप स्किल्स के लोग भी मौजूद होते हैं। तीसरा आ जाता है हमारे पास पेशेंस, सही है। ऐसे लोग भी इसमें होते हैं जो सब्र तहम्मुल से काम लेते हैं, सही है। पेशेंस का मतलब क्या होता है, जब आप किसी के साथ कन्वर्सेशन कर रहे हो, सही है, और आप अपने बारी का इंतज़ार करें। आप जो है आपको पता चले कि किस मौके पर जो है वो मुझे बोलना है। तो जब ये कन्फ्लिक्ट रिज़ॉल्व करने की कोशिश करते हैं और दोनों पार्टीज़ को जो है उनको सुनते हैं, तो ये पेशेंस स्किल्स वाले जो लोग होते हैं इनको पता होता है कि किस पॉइंट पर जो है या किस मौके पर जो है मैंने बोलना है, सही है। तो ऐसे लोग भी इस टीम में मौजूद होते हैं। चौथा है हमारे पास ऑब्जर्वेशनल स्किल्स। ये जो लोग होते हैं ये दोनों पार्टीज़ को ऑब्ज़र्व करते हैं, सही है, कि ये क्या बोलते हैं, इनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या कन्फ्लिक्ट है, किस वजह से ये कन्फ्लिक्ट जो है ये चल रहा है, सारा कुछ जो है हर एक एंगल से, हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से ये उसको ऑब्ज़र्व करते हैं। और पांचवा होता है हमारे पास बिहेवियर एनालाइजिंग स्किल्स। ये जो है ये उन दोनों पार्टीज़ का जिनके बीच कन्फ्लिक्ट चल रहा है उनका बिहेवियर जो है वो एनालाइज कर रहे हैं, सही है, कि कन्फ्लिक्ट क्या है, ये अपना क्या पॉइंट ऑफ व्यू जो है हमारे सामने रखता है, वो सारा कुछ जो है उनका बिहेवियर जो है उनसे जो है ये एनालाइज करते हैं कि आगे जाके हम किस तरह फिर कन्फ्लिक्ट जो है वो रिजॉल्व करेंगे। हैविंग पीपल विद दीज क्वालिटीज़ इज़ अ डेफिनेट एडवांटेज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ निगोशिएशन। देखिए प्रोसेस ऑफ निगोशिएशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए आपके पास ऐसे स्किल्स के लोग जो है अगर वो मौजूद हो तो डेफिनेटली आपके लिए ये एक एडवांटेज है। डिपेंडिंग ऑन देयर स्किल्स द मेंबर्स आर असाइंड सर्टेन रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन द निगोशिएशन प्रोसेस। हर एक जो है उसका अपना स्किल है और उस स्किल के बेस पर उसका अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपना एक रोल है, सही है, इस निगोशिएशन प्रोसेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए, इस कन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने के लिए। फिर आ जाता है हमारे पास रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ निगोशिएटर्स। निगोशिएटर्स कौन है, जो थर्ड पार्टी है जो कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करना चाहते हैं, सही है। तो इनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है और इनके रोल्स क्या है। देयर आर सम रोल्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ निगोशिएटर्स, देयर आर सम रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ निगोशिएटर्स that can use during negotiation और यूनिटी विद इन द टीम इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट, सही है। इनका जो अपना टीम है निगोशिएटर्स का, उनमें यूनिटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इनके अपने टीम में जो है यूनिटी मौजूद नहीं है तो ये दूसरे का कन्फ्लिक्ट जो है वो किस तरह रिजॉल्व करेंगे। सो दैट्स वाई यूनिटी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट इन नेगोशिएशन। द टीम शुड अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट, सही है। अब सब्जेक्ट का यहाँ से क्या मुराद है, यहाँ पर सब्जेक्ट से जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है, सही है, उससे
मुराद है सब्जेक्ट, सही है। सो ये टीम मेंबर जो है, ये निगोशिएटर्स जो है, ये उस सब्जेक्ट को या उस कन्फ्लिक्ट को या उस डिसएग्रीमेंट को या जो प्रॉब्लम चल रहा है उसको मुख्तलिफ एंगल से जो है ये क्या करेंगे, कंप्लीटली अंडरस्टैंड करेंगे, सही है। डिसाइड विच इंफॉर्मेशन इज़ नीडेड एंड विच इज़ नॉट इन द प्रोसेस। अब ये निगोशिएटर्स जो है ये दोनों पार्टी से इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, सही है। ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा इंफॉर्मेशन जो है हमें उसकी ज़रूरत है और कौन से जो है वो हमें अवॉइड करने चाहिए। टुक सम पॉइंट्स दैट प्रोवाइड हेल्प टू अदर साइड, ट्राई टू अवॉइड देम। देखिए, जब आप निगोशिएशन कर रहे हो, दोनों पार्टीज़ को जो है आप सुन रहे हो, दोनों पार्टीज़ अपने पॉइंट्स, अपने इंफॉर्मेशन जो है अपने सामने रखते हैं, तो यहाँ पर एक कॉन्फिडेंशियलिटी का एक रोल आ जाता है, सही है। तो दोनों पार्टीज़ के पॉइंट्स जो है वो आपने कॉन्फिडेंशियल रखने हैं। ऐसा ना हो कि आप एक पार्टीज़ के कुछ पॉइंट्स जो है वो दूसरे के बताओ, दूसरे का जो है वो पहले वाले को बताओ, तो ऐसे आपने नहीं करना है। ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपका रोल है कॉन्फिडेंशियलिटी का। प्रिपेयर्ड विथ फुल रेंज ऑफ नॉलेज एंड एक्सपर्टाइज, सही है। निगोशिएटर्स जो है ये एक्सपीरियंस्ड लोग होने चाहिए, इनके पास नॉलेज होना चाहिए, सही है। इसके लिए ये प्रिपेयर्ड होने चाहिए। निगोशिएशन, ये कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन के जो नॉलेज है, इसका जो एक्सपीरियंस है, उसके लिए ये पहले से प्रिपेयर्ड होने चाहिए। नोइंग द अदर साइड वेरी वेल, दोनों साइड जो है वो उसके बारे में जानना, मुख्तलिफ एंगल से, पॉइंट ऑफ व्यू से जो है उनको जानना, उनको पहचानना जो है लाजमी है। ये भी इनका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक रोल है। टीम लीडर डिस्कस विद अदर टीम मेंबर्स सच एज बिहेवियर एनालिसिस्ट एंड टेक देयर फीडबैक। अब ये जो निगोशिएटर्स होते हैं, इनका जो अपना टीम होता है, इनमें मुख्तलिफ स्किल्स के लोग होते हैं जो हमने पिछले स्लाइड पर डिस्कस किए। इनमें एक टीम लीडर जो है ये तश्कील दे देते हैं, सही है। एक टीम लीडर इनमें मौजूद होता है। अब ये टीम लीडर जो है ये डिस्कस करता है अपने टीम मेंबर्स के साथ, सही है। लाइक बिहेवियर एनालिस्ट है इनके पास एक मेंबर, ये उनका फीडबैक जो है वो ले लेते हैं कि उसका क्या राय है इसके बारे में। इट इज़ अ गुड वे टू सॉल्व इंटरनल डिस्प्यूट्स, जो अंदरूनी तनाज़ात है उसको सॉल्व करना और उसको रिज़ॉल्व करने के लिए निगोशिएशन जो है ये एक अच्छा वे है, ये एक अच्छा रास्ता है। फिर आ जाता है हमारे पास निगोशिएशन प्रोसेस। तो ये निगोशिएटर्स जो निगोशिएशन कर रहे हैं, ये जो मुज़ाकरात कर रहे हैं, इसका अपना एक प्रोसेस है, मुख्तलिफ फेजेस से जो है ये गुजरते हैं। तो बेसिकली 5 फेजेस है। पहला वन है preparation and planning, second one is definition of ground rules, third one clarification and justification, fourth bargaining and problem solving, fifth क्लोजर एंड इम्प्लीमेंटेशन। तो एक एक को जो है हम डिस्कस करेंगे कि किस फेज़ में आपने क्या करना है। प्रिपरेशन एंड प्लानिंग, सही है, सबसे पहला फेज़ है ये। इस फेज़ में निगोशिएटर्स या जो टीम है या जो थर्ड पार्टी है जो कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करना चाहते हैं, वो अपने आप को प्रिपेयर करते हैं और अपनी टीम को प्रिपेयर कर देते हैं। नो द अदर पार्टीज़, दोनों जो पार्टीज़ हैं उनको जो है उनके बारे में जान पहचान, जान पड़ताल जो है वो कर देते हैं। आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव्स, सही है। इस जो निगोशिएशन प्रोसेस है, मुज़ाकरात हैं, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्यों ये निगोशिएशन कर रहे हैं, किस पॉइंट ऑफ व्यू पर जो है ये बैठे हैं, कौन सा कन्फ्लिक्ट चल रहा है, कौन से डिसएग्रीमेंट्स है, तो ये इनके लिए ऑब्जेक्टिव्स है। ये ऑब्जेक्टिव जो है ये आइडेंटिफाई करते हैं इन फेज़ ऑफ प्रिपरेशन एंड प्लानिंग। फिर आ जाता है प्रायोरिटाइज दी ऑब्जेक्टिव्स। अब बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होंगे आपके पास, मे बी डिसएग्रीमेंट्स या कन्फ्लिक्ट जो है वो 2 या 2 से ज़्यादा है। फिर आपने प्रायोरिटाइज़ करना है कि इस सेशन में हम किस ऑब्जेक्टिव पर जो है वो काम करेंगे। फिर क्रिएट ऑप्शंस, अगर उसमें आप अपने लिए कुछ ऑप्शंस जो है वो क्रिएट करना चाहते हो तो अपनी आसानी के लिए आप कुछ ऑप्शंस जो है उसमें क्रिएट कर लेते हो। एग्जामाइन अल्टरनेटिव्स, सही है। कुछ अल्टरनेटिव्स जो है उसका भी आप सोचते हो कि अगर मैं ये स्ट्रेटजी जो है ये इख्तियार करूँ, ये हरबे जो है ये मैं इख्तियार करूँ, अगर ये काम ना करें तो मेरे पास अल्टरनेटिव जो है वो मौजूद होने चाहिए। सेलेक्ट यूर स्ट्रेटजी, टेक्टिक्स एंड काउंटर टेक्टिक्स, सही है। आप अपने लिए कुछ हरबे जो है वो इख्तियार कर लेते हो कि कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन के लिए मैं ये हरबे, ये स्ट्रेटजीज़ जो है ये यूज़ करूँगा, ये पहले से आप सेलेक्ट कर लेते हो। डेवलप अ सॉलिड एंड अप्रूव्ड टीम नेगोशिएशन प्लान, और इस फेज़ में आप एक नेगोशिएशन प्लान जो है
वो आप प्रिपेयर कर लेते हो और उस पर सारा जो आपका टीम है वो अप्रूव करते हैं, वो इस पर राज़ी होते हैं इस नेगोशिएशन प्लान पर। दूसरा जो फेज़ आ जाता है हमारे पास, डिफिनीशन ऑफ ग्राउंड रूल्स। तो इस फेज़ में हम क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन, हम अपने टीम को इंट्रोड्यूस कराते हैं। डिटरमाइन हु हैज़ अथॉरिटी, किसके पास अथॉरिटी होगी टीम में, निगोशिएटर्स टीम में, सही है। कौन जो है वो टीम लीडर होगा, कौन जो है वो जिसके पास टेक्निकल नॉलेज है वो अपनी टेक्निकल स्किल या टेक्निकल नॉलेज जो है उसका स्किल जो है वो यूज़ करेंगे, कौन जो है वो पेशेंस स्किल जो है उसको यूज़ करेंगे, कौन जो है वो अपना रिलेशनशिप स्किल जो है वो यूज़ करेंगे। तो ये सारा जो है आप पहले से डिटरमाइन कर लेते हो इन फेज ऑफ डिफिनीशन ऑफ ग्राउंड रूल्स। फिर आ जाता है रूल्स एंड प्रोसीजर्स, फिर उसके लिए आप कुछ रूल्स जो है या प्रोसीजर्स जो है वो सेट कर लेते हो। प्रिपेयर द फैसिलिटी, अपने लिए आपके लिए इस निगोशिएशंस के लिए आपके लिए जो फैसिलिटीज़ रिक्वायर्ड है वो आप पहले से प्रिपेयर कर लेते हो। यूज़ एन एजेंडा, सही है। इसके लिए आप एक एजेंडा जो है, आप एक लिस्ट जो है आप अपने पास जो है पहले से एक एजेंडा पॉइंट्स लिस्ट जो है वो तैयार कर लेते हो। उस एजेंडा का यूज़ जो है वो आप करोगे। क्रिएट अ पॉजिटिव वर्किंग क्लाइमेट, सही है। आपका जो निगोशिएशन, जिस टाइम आप निगोशिएशन कर रहे हो, जिस टाइम आप मुज़ाकरात कर रहे हो, आपका जो एनवायरनमेंट है, वर्किंग एनवायरनमेंट है, वो पॉजिटिव होना चाहिए, सही है। उसमें सेफ्टी मेजर सारा कुछ जो है, ट्रस्ट बिल्डअप कराना, ये सारा पॉइंट पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से जो है आपने अपना वर्किंग एनवायरनमेंट जो है वो क्रिएट करना है। एक्सचेंज इश्यूज़, और इश्यूज़ जो है वो आप एक्सचेंज करना जो है वो शुरू कर देते हो डिफिनीशन ऑफ ग्राउंड रूल्स में। थर्ड जो फेज़ आ जाता है वो आ जाता है क्लियरिफिकेशन एंड जस्टिफिकेशन का, सही है। तो इसमें इस फेज़ में आप क्या करते हो, स्पेसिफाई व्हाट यू वांट एज ए निगोशिएटर, एज अ थर्ड पार्टी, आप क्या चाहते हो ये आप स्पेसिफाई कर देते हो। जिनके बीच जो है कन्फ्लिक्ट चल रहा है उनको आप स्पेसिफाई कर देते हो कि मैं क्या चाहता हूँ। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, प्रॉब्लम क्या है ये आप आइडेंटिफाई कर देते हो। एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन जो है उसका एक्सचेंज आप शुरू कर देते हो, सही है। एक पार्टी से जो है वो आप इन्फॉर्मेशन लेते हो, दूसरे पार्टी से आप इन्फॉर्मेशन लेते हो और उस इन्फॉर्मेशन को फिर आप एक्सचेंज कर देते हो इन फेज ऑफ क्लियरिफिकेशन एंड जस्टिफिकेशन। फोकस ऑन ऑब्जेक्टिव्स, जो ऑब्जेक्टिव्स आपने बनाए थे फर्स्ट फेज में उसी पर आपका फोकस रहेगा। लिसन केयरफुली एंड क्वेश्चन तारुली, जिनके बीच कन्फ्लिक्ट चल रहा है जो दो ग्रुप्स के बीच में, उनको आपने केयरफुली जो है आपने सुनना है, सही है। अगर बीच में क्वेश्चन की ज़रूरत हो तो आप बीच में जो है क्वेश्चन जो है वो करेंगे। पुट फॉरवर्ड द सोल्यूशन, फिर जो है आप कुछ सोल्यूशंस जो है उनके सामने रखोगे जिनका कन्फ्लिक्ट चल रहा है, सही है। सीक कंप्रोमाइज, गेट विन विन इफ पॉसिबल, जो एग्रीमेंट आप बना रहे हो वो एग्रीमेंट इस तरह हो, जो आप सोल्यूशन बता रहे हो वो सोल्यूशन इस तरह हो जिससे दोनों को फ़ायदा हो, जिससे दोनों जो है वो सेटिस्फाइड हो, जिससे दोनों जो है वो दोनों जो है वो उसको एक्सेप्ट करे। आप ऐसा ही जितना पॉसिबल हो आप ऐसा कोशिश करेंगे, सही है। बार्गेनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग अगला फेज़ है। इस फेज़ में जो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो शुरू हो जाता है। असल जो बार्गेनिंग है, असल जो निगोशिएशन है वो इस फेज़ में होता है, सही है। आस्क फॉर व्हाट यू वांट, मोडिफाई इफ़ यू नीड, सही है। आप दोनों पार्टी से पूछोगे, सही है, कि आप क्या चाहते हो, सही है। क्योंकि कन्फ्लिक्ट चल रहा है, कुछ बेस पर चल रहा है, उनके कुछ पॉइंट्स होंगे, सही है, वो आपके साथ जो है वो शेयर करेंगे। तो उससे आपने पूछना है कि आप क्या चाहते हो, कि किस तरह ये कन्फ्लिक्ट जो है ये रिजॉल्व हो जाए। तो दोनों पार्टीज़ अपने पॉइंट जो है आपके सामने रखेंगे। डिसाइड एन अन एरियाज ऑफ पॉसिबल फ्लेक्सिबिलिटी, सही है। जितना फ्लेक्सिबिलिटी पॉसिबल हो, सही है, जितना आप उनके लिए जो है वो अपनी तरफ से ताउन कर सकते हो, फ्लेक्सिबल इन्वायरमेंट बना सकते हो, सही है, कि दोनों जो है उससे एग्री करें, आपने ऐसे डिसीजन लेने हैं। यूज स्ट्रेटजीज, टेक्टिक्स एंड काउंटर टेक्टिक्स, आप अपने हरबे अपने स्ट्रेटजीज जो है जो आपने बनाए थे इस स्टेप में आके, इस फेज़ में आके उसको आप यूज़ करते हो। मेक काउंटर ऑफर्स, नो विन टू वॉक अवे, अगर कोई एक पार्टी जो है वो जो है जाना चाहती है, सही है, वो कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व नहीं करना चाहती, मेन कुछ बेसिस पर कुछ रीजंस की वजह से वो जाना चाहते हैं, तो आपने ऐसे जो है ऑफर्स जो है उनके लिए बनाने हैं, सही है, कि वो जो है वो वॉक अवे ना करे, सही है, वो आपकी बात सुने ताकि कन्फ्लिक्ट जो है वो रिजॉल्व हो, सही है। फिर आ जाते हैं हमारे पास लास्ट फेज़, क्लोजर एंड इम्प्लीमेंटेशन। सो प्रॉब्लम सॉल्विंग फेज़ में
जो प्रॉब्लम है, जो कन्फ्लिक्ट है, वो रिजॉल्व हो जाता है और लास्ट में हमारे पास एग्रीमेंट, जिसमें हम एग्रीमेंट जो है वो कर देते हैं, ये फेज आ जाता है क्लोजर एंड इम्प्लीमेंटेशन का। स्टेटमेंट ऑफ एग्रीमेंट, आप एग्रीमेंट बना लेते हो। डॉक्यूमेंट द एग्रीमेंट, अपने पास जो एग्रीमेंट है वो आप रिटन फॉर्म में जो है वो सेव कर लेते हो। प्रिपेयर निगोशिएशन रिजल्ट्स एंड समरी, जो उसका रिजल्ट है, जो उसका समरी है, वो आप प्रिपेयर कर देते हो। क्लोज द रिमेन गैप्स, जितने रिमेनिंग गैप्स है जिसकी वजह से दोबारा कन्फ्लिक्ट्स आ सकता है, वो आप ख़त्म कर देते हो। रीच एट ए टेंटेटिव एग्रीमेंट, एक आर्जी एग्रीमेंट जो है वहाँ तक आप पहुँच जाते हो। इम्प्लीमेंट द डील, सही है, जो डील है, जो एग्रीमेंट है, जो डिसीजन है, वो आप इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देते हो। एंड मॉनिटर द इम्प्लीमेंटेशन, जो इम्प्लीमेंटेशन है, जो एग्रीमेंट है, फिर आप उसको मॉनिटर कर देते हो कि हाँ ये जो है ये काम कर रहा है कि नहीं। लाइक फॉर एग्जांपल, हमारे पास कोई कन्फ्लिक्ट जो है वो चल रहा हो बिटवीन बॉस एंड वर्कर्स। कोई कंपनी है, उसमें बॉस है, सही है, कंपनी ओनर है, और उनके वर्कर्स है, उनके बीच कन्फ्लिक्ट चल रहा है। वर्कर्स बोल रहे हैं कि हमारा सैलरी जो है वो बढ़ा दी जाए, सही है। सो और जो ओनर है, जो बॉस है, वो नहीं चाहता कि सैलरी जो है वो बढ़ा दी जाए। इनके बीच कन्फ्लिक्ट है। अब निगोशिएटर्स जो है इन फेजेस के थ्रू ये जो कन्फ्लिक्ट है ये रिजॉल्व करेंगे और लास्ट में एक एग्रीमेंट जो है वो बन जाएगा, सही है। उस एग्रीमेंट को ये फिर इम्प्लीमेंट करेंगे और फिर जो है मॉनिटर करेंगे कि इस पे अमल हो रहा है कि नहीं। तो ये था हमारे पास निगोशिएशन स्किल्स, किस तरह एक निगोशिएटर्स जो है एक कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करते हैं। फिर आ जाता है हमारे पास कोलेक्टिव बार्गेनिंग, जो अगला ऑब्जेक्टिव था हमारा। Collective bargaining is just a type of negotiation, सही है। कोलेक्टिव बार्गेनिंग क्या होता है? कोलेक्टिव बार्गेनिंग स्पेसिफिकली जब हम किसी कंपनी के बॉस और उनके जो वर्कर्स है, अगर इनके बीच कोई कन्फ्लिक्ट चल रहा हो, सही है, उसको जब हम रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं, उसके लिए जो हम बार्गेनिंग करते हैं उसको कोलेक्टिव बार्गेनिंग कहते हैं, सही है। अब इसमें दो वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं, एक एम्प्लॉयर्स और दूसरा है एम्प्लॉयज़, सही है। अब एम्प्लॉयज़ का मतलब क्या है? वर्कर्स, कंपनी के वर्कर्स, सही है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के वर्कर्स। और एम्प्लॉयर्स का मतलब है जो ओनर है, जो बॉस है, उस एम्प्लॉयर्स उसको बोलते हैं, सही है। सो डिफिनीशन पढ़ते हैं कि क्या बोलता है ये। कोलेक्टिव बार्गेनिंग रेफर्स टू अ प्रोसेस बाय विच एम्प्लॉयर्स मीन बॉस या कंपनी और ओनर ऑन वन हैंड, एक पार्टी में आपके पास आ गया कंपनी ओनर या बॉस, एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एम्प्लॉयज ऑन द अदर अटेम्प्ट, सही है। दूसरा जो ग्रुप है, दूसरा जो पार्टी है, वो आ गया आपके पास एम्प्लॉयज़ का या वर्कर्स का, या इस वर्कर्स को कोई रिप्रेजेंट कर रहा है उसका, सही है। ये दो ग्रुप्स आ गए आपके पास। Arrive at agreements covering the condition under which employees will contribute and बी कंपनसेटेड फॉर दियर सर्विसेज, सही है। ये अपने सर्विसेज के लिए, अपने ये जो एम्प्लॉयज़ है, सही है, अपने सर्विसेज के लिए कुछ कन्फ्लिक्ट जो है इनका एम्प्लॉयर्स के साथ या ओनर के साथ आ गया, सही है। और थ्रू कोलेक्टिव बार्गेनिंग जो है आप क्या करते हो, इसका जो कन्फ्लिक्ट है इस एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज़ के बीच में जब आप रिजॉल्व करते हो तो उसको हम क्या कहते हैं? कोलेक्टिव बार्गेनिंग। दूसरा डिफिनीशन है, कोलेक्टिव बार्गेनिंग इज एन एग्रीमेंट बिटवीन अ सिंगल एम्प्लॉयर, सही है, ओनर और बॉस, आर एन एसोसिएशन ऑफ एम्प्लॉयर्स। अगर इसका कोई एसोसिएशन है, सही है, एम्प्लॉयर जो है वो खुद सामने नहीं आता है, सही है, इसका कोई एसोसिएशन, इस ये जो है अपनी तरफ से कोई लोग जो है किसी को सामने कर देता है, तो एक ग्रुप इनका ऑन द वन हैंड, एंड लेबर यूनियन मीन जो वर्कर्स है ऑन द अदर, दूसरे साइड पर ये आ गए, विच रेगुलेट्स द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सही है। ये क्या कर देते हैं कि इनके जो एम्प्लॉयमेंट के कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है कि किस तरह ये कंपनी में जो है वो काम करेंगे, सही है, इनकी सैलरी कितनी होगी, इनके वर्किंग हावर्स जो है वो कितने होंगे, इनका एक एग्रीमेंट बना देना थ्रू कोलेक्टिव बार्गेनिंग, ताकि दोनों जो है उस पर राज़ी हो। इसी को हम कोलेक्टिव बार्गेनिंग कहते हैं, सही है। कोलेक्टिव बार्गेनिंग के हमारे पास 4 टाइप्स है, सही है। डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग, इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग, प्रोडक्टिव बार्गेनिंग एंड कंपोजिट बार्गेनिंग। सो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग। डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग जो है ये वेन लूज बार्गेनिंग होता है, मीन इसमें एक पार्टी को
नुकसान होता है और दूसरी पार्टी का जो है फ़ायदा होता है। किस तरह? फॉर एग्ज़ाम्पल वही एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि वर्कर्स जो है वो बोल रहे हैं कि हमारे सैलरी जो है वो बढ़ा दी जाए, 20,000 से 25,000 की जाए, जबकि जो ओनर है, जो बॉस है, वो नहीं मान रहा। सही है कि सैलरी जो है वो मैं नहीं बढ़ाना चाहता। सही है, तो यहाँ पर आ गया कन्फ्लिक्ट। अब डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग के थ्रू जब हम इस कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करेंगे तो एट लास्ट एट अ रिजल्ट जो ओनर है, जो बॉस है, वो मान गया। सही है, फॉर एग्ज़ाम्पल वो मान गया कि मैं, सही है, मैं 20,000 से 25,000 करा देता हूँ। सही है, तो यहाँ पर देखिए एक पार्टी का लॉस हो गया और दूसरी पार्टी का फ़ायदा हुआ। सही है, तो ओनर का यहाँ पर नुकसान हुआ क्योंकि उसने सैलरी बढ़ा दी, 20,000 से 25,000 कर दी, और जो वर्कर्स है उनका फ़ायदा हुआ, यहाँ पर सैलरी जो है उनकी बढ़ गई। तो डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग में जब हम बार्गेनिंग करते हैं, जब हम निगोशिएशन करते हैं, तो एक पार्टी को नुकसान होता है और दूसरे पार्टी को जो है वो फ़ायदा होता है। दूसरा है हमारे पास इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग। सो इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग इज़ आल्सो कॉल्ड कोऑपरेटिव बार्गेनिंग। इस बार्गेनिंग में क्या होता है? फॉर एग्जांपल यही एग्जांपल लेते हैं कि एम्प्लॉयर्स ने बोला कि एम्प्लॉइज़ ने बोला, वर्कर्स ने बोला कि सैलरी बढ़ा दी जाए, 20,000 से 25,000 की जाए, और बॉस नहीं मान रहा। फिर कन्फ्लिक्ट है। सही है, थ्रू इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग जब हम इस कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करेंगे तो एट लास्ट, फॉर एग्जांपल, ओनर्स जो है या जो बॉस है वो मान गया कि मैं सैलरी जो है वो बढ़ा देता हूँ, 20 से 25,000 करा देता हूँ, लेकिन उसने अपने एक शर्त रख दिया कि वर्किंग हावर्स भी बढ़ाऊंगा। फॉर एग्जांपल वर्किंग हावर्स जो है पहले से 8 हावर्स है। सही है, इसने बढ़ा दिए 10 हावर्स कर दिए। तो यहाँ पर देखिए दोनों को फ़ायदा हो रहा है। बॉस के लिए वर्किंग हावर्स बढ़ गए। सही है, और जो वर्कर्स हैं उनकी सैलरी बढ़ गई। तो इस किस्म की जब हम बार्गेनिंग करते हैं, निगोशिएशन करते हैं, इसको इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग कहते हैं। तीसरा है हमारे पास प्रोडक्टिव बार्गेनिंग। तो प्रोडक्टिव बार्गेनिंग जो हम करते हैं, ये कंपनी की जो प्रोडक्शन है, जो प्रोडक्शन रेट है, वो इंक्रीज़ करने के लिए जो हम बार्गेनिंग करते हैं उसको बेसिकली प्रोडक्टिव बार्गेनिंग कहते हैं। फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है, फार्मास्यूटिकल कंपनी है, जो ड्रग्स मेडिसिन जो है ये बना रहे हैं। सही है, फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर वो 300 कार्टन जो है वो बनाते हैं पर डे। सही है, कंपनी ओनर या बॉस जो है वो चाहता है कि ये 300 से 400 हो जाए, मीन प्रोडक्शन रेट जो है ये इंक्रीज़ हो जाए। तो उसने ये 300 से 400 कर दिया। सही है, प्रोडक्शन रेट बढ़ा दिया, लेकिन अब ये बढ़ाएगा कैसे? वर्कर जो है वो ज़्यादा काम करेंगे। सही है, तभी जाके इसका प्रोडक्शन जो है वो बढ़ेगा। तो इसने क्या किया कि वर्कर्स के लिए जो है इसने बोनस जो है उसका ऐलान किया कि मैं आप लोगों को इसका बोनस जो है वो दूंगा। सही है, कुछ इजाफी रकम जो है वो दूंगा। सही है, सो इस किस्म की जब हम बार्गेनिंग करते हैं फॉर दी टू इंक्रीज द प्रोडक्शन रेट ऑफ कंपनी, इसको हम क्या कहते हैं? प्रोडक्टिव बार्गेनिंग। चौथा है हमारे पास कंपोजिट बार्गेनिंग। सो कंपोजिट बार्गेनिंग जो है ये हम कोई सैलरी या वेजेस के लिए जो है हम नहीं करते हैं, बल्कि कंपोजिट बार्गेनिंग जो है ये एक ऐसी बार्गेनिंग होती है जिसमें आप जो वर्कर और जो बॉस है उनके बीच एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप जो है वो आप बना देते हो। सही है, थ्रू कंपोजिट बार्गेनिंग। किस तरह? फॉर एग्जांपल बॉस ने जो है उसने ये एश्योर करा दिया अपने वर्कर्स के लिए कुछ वेलफेयर्स का। सही है, कि आप लोगों का यहाँ पर जो मेडिकल होगा वो फ्री होगा, आप लोगों का इलाज फ्री होगा यहाँ से। सही है, कंपनी की तरफ से होगा। आप लोगों का जो एकोमोडेशन है, जो रिहाइश है, वो भी कंपनी की तरफ से होगा। आप लोगों को एक वक्त का खाना भी कंपनी की तरफ से मिलेगा। इस किस्म की जो वेलफेयर जो है ये इसको एश्योर करा देता है, और साथ साथ जो है ये जॉब सिक्योरिटी जो है ये एक किस्म की इनडायरेक्टली जो है उसका जॉब जो है वो सिक्योर करा देता है। तो इसमें भी दोनों को फ़ायदा होता है। जो वर्कर है उनका जॉब सिक्योर हो जाता है, वो यहाँ पर खुश होते हैं, वो लॉन्ग टर्म तक जो है वो यहाँ पर काम करना चाहते हैं, और जो बॉस है उसका फ़ायदा ये हुआ कि उसके पास स्टाफ का शार्टेज नहीं आएगा। सही है, तो इस किस्म की बार्गेनिंग जब हम करते हैं जिसमें हम एक लॉन्ग टर्म रिलेशन, जब देखिए वर्कर का जब जॉब सिक्योर हो गया और जो ओनर है, सही है, जो बॉस है, उनके पास स्टाफ का शार्टेज नहीं आएगा, तो ये वर्कर्स एंड बॉस के
बॉस का जो रिलेशनशिप है वो लॉन्ग टर्म तक जो है वो चलेगा। तो कंपोजिट बार्गेनिंग के थ्रू जस्ट हम लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाते हैं बिटवीन वर्कर्स एंड बॉस। सही है। फिर आ जाते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग के ऑब्जेक्टिव्स कि कलेक्टिव बार्गेनिंग हम क्यों करते हैं। टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी to the workers to voice their problems on issues related to employment। जो वर्कर्स है एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड इनके जो प्रॉब्लम्स है वो आज़ादी से जो है वो क्या कर देते हैं, अपने लिए आवाज़ उठाते हैं। सही है। ये इनके लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है कलेक्टिव बार्गेनिंग के थ्रू। टू अराइव एट एन एग्रीमेंट ऑन वेजेस एंड अदर कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जितने भी एम्प्लॉयमेंट के कंडीशन है, ख्वाह वो वेजेस है, सही है, वर्किंग हावर्स है, सारा कुछ जो है वो एक एग्रीमेंट के शक्ल में आ जाता है आपके पास। सही है, रिटन फॉर्म में आ जाता है आपके पास। टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ नर्स एम्प्लॉइज थ्रू कलेक्टिव एक्शन। सही है। जितने भी नर्स एम्प्लॉइज के जितने भी इंटरेस्ट है, सही है, वो कलेक्टिव एक्शन के थ्रू जो है वो प्रोटेक्ट हो जाते हैं क्योंकि आपके पास एक एग्रीमेंट आ गया। टू बार्गेन फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ विदाउट एक्सप्लॉइटिंग द वीकनेस। सही है। आप अपने स्ट्रेंथ्स के थ्रू देखिए, आप कलेक्टिवली जो है वो काम कर रहे हो, सारे नर्सेज सारे वर्कर्स जो है वो कलेक्टिवली काम कर रहे हैं, एज ए टीम वर्क जो है वो काम कर रहे हैं, उनमें यूनिटी है। तो ये उनका एक स्ट्रेंथ है, वो अपने स्ट्रेंथ का जो है वो अपने स्ट्रेंथ के थ्रू जो है वो बार्गेनिंग कर रहे हैं। सही है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो बॉस होता है वो इनके वीकनेसेस का, अगर इनमें यूनिटी ना हो, ये कलेक्टिव बार्गेनिंग ना करें, हर एक इंडिविजुअली जाके अपना बात करें, तो इनके वीकनेसेस का फ़ायदा जो है वो उठा दिया जाएगा। तो कलेक्टिव बार्गेनिंग के थ्रू आप अपने स्ट्रेंथ्स के थ्रू, आप अपने यूनिटी के थ्रू जो है बार्गेनिंग करते हो और अपने लिए बेनिफिट्स जो है वो प्रोवाइड कर देते हो। टू रिजॉल्व द डिफरेंसेस बिटवीन नर्स एम्प्लॉइज एंड मैनेजमेंट थ्रू निगोशिएशन। अब इस निगोशिएशन के थ्रू या कलेक्टिव बार्गेनिंग के थ्रू जो मैनेजमेंट है और जो एम्प्लॉइज़ है, अगर इनके बीच कोई डिफरेंसेस है, प्रॉब्लम्स है, कन्फ्लिक्ट है, वो आप रिजॉल्व कर देते हो थ्रू कलेक्टिव बार्गेनिंग। फिर कलेक्टिव बार्गेनिंग का प्रोसेस आ जाता है हमारे पास। सही है। जिस तरह निगोशिएशन का एक प्रोसेस था, इसी तरह हमारे पास कलेक्टिव बार्गेनिंग का भी एक प्रोसेस है, मुख्तलिफ फेजेस से जो है ये गुजरता है। तो सबसे पहला जो फेज़ है वो आ जाता है हमारे पास प्रिपरेटरी फेज़। तो प्रिपरेटरी फेज़ में जो है वो हम क्या करते हैं, जस्ट दोनों पार्टीज़ जो है जिनके बीच कन्फ्लिक्ट चल रहा है वो अपने प्रॉब्लम जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं और एक टीम जो है वो बना देते हैं। लाइक वर्कर्स है, यही अगर फॉर एग्जांपल सैलरी का मसला चल रहा है तो जो वर्कर्स है वो एक अपना टीम बना देते हैं। सही है। सारे वर्कर्स तो नहीं जाएंगे ना, अपने कुछ टीम जो है, अपने कुछ 4-5 बंदे जो है उनका टीम बनाएंगे, उनको तश्कील देंगे। सही है। और जो बॉस है वो अपना टीम जो है तश्कील देगा, दोनों जो है बैठ के बात करेंगे। तो प्रिपरेटरी फेज़ में ये हम टीम बना देते हैं और अपने प्रॉब्लम जो है वो आइडेंटिफाई करा देते हैं। दूसरा है हमारे पास डिस्कशन फेज़। तो डिस्कशन फेज़ में जो है हम टाइम एंड प्लेस जो है वो डिसाइड कर देते हैं कि किस टाइम किस जगह पर जो है वो हम बात करेंगे, बार्गेनिंग करेंगे। प्रपोजल फेज़ में क्या होता है, प्रपोजल फेज़ में जस्ट ओपनिंग होती है, दोनों जो है अपनी ओपिनियन जो है वो शेयर कर देते हैं। फिर आ जाता है मेन जो फेज़ है बार्गेनिंग फेज़ का। इसमें जो मेन बार्गेनिंग है, सही है, जो कन्फ्लिक्ट चल रहा था सैलरी बढ़ा देने का और बॉस जो नहीं बढ़ाना चाहता था, यहाँ पर जो है वो बार्गेनिंग जो है वो शुरू हो जाती है। सही है। और इसी फेज़ में जाके ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाता है। सही है। फिर आ जाता है हमारे पास सेटलमेंट फेज़। तो सेटलमेंट फेज़ में क्या होता है, आपके पास प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाता है और एग्रीमेंट तक आप पहुँच जाते हो। फार्मलाइजेशन फेज़ में क्या होता है, जो आपने एग्रीमेंट बना दिया उसको आप एक फॉर्मल वे में जो है या एक रिटन फॉर्म में जो है आप क्या कर देते हो, अपने पास सेव कर देते हो। एंड एनफोर्सिंग फेज़ में इस एग्रीमेंट को आप इम्प्लीमेंट कर देते हो और उसको इवेल्युएट कर देते हो कि इस पर काम हो रहा है कि नहीं। फिर आ जाते हैं आपके पास एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एडवांटेजेस। एडवांटेज क्या है इसका, कंट्रैक्ट टू गाइड स्टैंडर्ड। देखिए आपके पास जो है अपने स्टैंडर्ड्स का एक कंट्रैक्ट आ गया। सही है। एक एग्रीमेंट जो है वो आ गया। सही है, कि आपने कितना टाइम काम करना है, सही है, कितना आपकी सैलरी होगी, क्या क्या वर्किंग कंडीशंस है, उस सारे का आपके पास एक कंट्रैक्ट जो है वो आ गया। ये कलेक्टिव बार्गेनिंग का एक एडवांटेज है। दूसरा एडवांटेज क्या है, पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस।
सारा ये जो फेजेस थे, सारा ये जो प्रोसेस था, ये डिसीजन मेकिंग ही का था, सही है। तो इसमें आपको पार्टिसिपेशन का मौका मिल जाता है, ये भी एडवांटेज है। ऑल यूनियन मेंबर्स एंड मैनेजमेंट मस्ट कन्फर्म टू टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट एक्सेप्शन, सही है। देखिए इसमें आप क्या कर देते हो, जब आप दोनों पार्टीज है जिनके बीच में कन्फ्लिक्ट चल रहा है, फॉर एग्जांपल वर्कर्स है और जो बॉस है, सही है, उनका वो जो है अपना एक टीम जो है वो बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम नर्सिस की बात करें, तो हॉस्पिटल में जितने सारे नर्सिस हैं वो सारे जाके बात तो नहीं करेंगे ना, वो एक अपना एक यूनियन बनाएंगे, सही है, अपना एक टीम जो है वो बनाएंगे। इसी तरह जो मैनेजमेंट है या जो आपके पास बॉस का पार्टी है, सही है, वो अपना एक यूनियन बना लेते हैं, अपना एक टीम बना लेते हैं, और ये जाके कोलेक्टिवली जो है अपना जो है वो एक एग्रीमेंट जो है वो बना लेते हैं, सही है। सो ऑल यूनियन मेंबर्स एंड मैनेजमेंट मस्ट कंफर्म टू टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जितना जो है उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है, सही है, उसमें उस कॉन्ट्रैक्ट में जितने टर्म एंड कंडीशंस है वो ये क्या कर देते हैं, कंफर्म कर देते हैं विदाउट एक्सेप्शन। देखिए सारे जो है, सारे नर्सेज जो है उसको उनकी एक्सेप्शन की ज़रूरत नहीं होगी। जो ये टीम तश्कील दिया है इन्होंने, उन्होंने जो फैसला किया सबका उसी पर अमल होगा। प्रोसेस एग्जिस्ट टू क्वेश्चन मैनेजर्स अथॉरिटी इफ मेंबर फील समथिंग वाज डन अनजस्टली, सही है। अगर कोई इंसाफ़ी नाइंसाफ़ी जो है वो चल रही है, सही है, किसी मेंबर ने ये फील किया कि कोई नाइंसाफ़ी जो है वो चल रही है, तो वो मैनेजर से डायरेक्टली जो है वो क्वेश्चन कर सकता है, सही है, क्योंकि उसके पास एक पूरा टीम है, सही है। ये एडवांटेजेस है कलेक्टिव बार्गेनिंग का। डिसएडवांटेजेस क्या है, रिड्यूस्ड इंडिविजुअलिटी, अदर यूनियन मेंबर्स में आउटवोट वन डिसीजन, सही है। इसमें आप अपना सेल्फ डिसीजन जो है वो नहीं ले सकते, क्योंकि आपने एक टीम तश्कील दी है, वो टीम जो फैसला करेगा उसी पर आपका अमल होगा। शायद आपका कोई और पॉइंट ऑफ व्यू हो, सही है, लेकिन आप अपना डिसीजन जो है इसमें आप नहीं ले सकते, सही है। जो वो टीम जो है, जो यूनियन जो है, यूनियन मेंबर जो है, वो जो डिसीजन लेंगे आप वो एक्सेप्ट करोगे, ये डिसएडवांटेज है। डिस्प्यूट्स आर नॉट हैंडल्ड विद इंडिविजुअल, सही है, जितने तनाज़ात हैं वो इंडिविजुअल के साथ डिस्कस नहीं किए गए हैं, सही है। एंड मैनेजमेंट ऑनली, सही है, सारे मैनेजमेंट के साथ भी डिस्कस नहीं किया है। लेस रूम फॉर प्रोफेशनल जजमेंट, सही है। इसमें आप प्रोफेशनल जजमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि प्रोफेशनल जजमेंट आप करते हो इंडिविजुअल बेस पर, टीम बेस पर नहीं, यूनियन बेस पर नहीं, सारे नर्सेज की बेस पर आप किसी एक का डिसीजन या किसी एक को जज नहीं कर सकते। उसके लिए जो है इंडिविजुअल जजमेंट जो है ज़रूरी है, सही है। सो इसमें आप इंडिविजुअली अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, क्योंकि जो सारा काम है वो टीम वर्क है। मस्ट पे यूनियन ड्यूज इवन इफ वन डज नॉट सपोर्ट यूनियनाइजेशन, अगर कोई यूनियनाइजेशन टीम वर्क जो है वो सपोर्ट नहीं करता है, सही है, वो भी इस टर्म एंड कंडीशंस में जो है वो आ जाता है, सही है। सो ये जो है ये थे हमारे पास एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कोलेक्टिव बार्गेनिंग, सही है। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि निगोशिएशन एंड कोलाबोरेशन क्या होता है, किस तरह हम निगोशिएशन एंड कोलाबोरेशन के थ्रू कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करते हैं, एंड किस तरह हम कोलेक्टिव बार्गेनिंग के थ्रू जो है वो कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करते हैं, सही है। थैंक यू सो मच।